हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका गृह विज्ञान सब्जेक्ट है। और गृह विज्ञान में हम आज सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर। दोस्तों मॉडल पेपर में कितने प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं, किस तरीके से प्रश्न हमने आपके बीच में लेके आए हैं, तो यही सारी गणना करेंगे हम आपके इससे मॉडल पेपर में। और आप लोगों के यही उत्साह होगा कि आप लोग हमारे साथ मिलकर बहुमूल्य समय देंगे और अच्छे से हम लोग तैयारी भी करेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, कहने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक बिल्कुल मिलता रहे और मैं हमेशा आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूँ, बना रहूँ। क्योंकि अभी कुछ समय से लग रहा है दोस्तों कि आप लोग कुछ दूसरे कैटेगरी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो इससे आप लोग के लिए बड़ा परिहास का समय चल रहा है। क्योंकि आने वाले समय विगत समय में आप लोग अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो यही सारी चीज़ें आपके बीच में बड़ा कमेंट आया था दोस्तों आप लोगों का कि सर आप मॉडल पेपर सॉल्व नहीं करा रहे हैं। तो मॉडल पेपर आप लोगों के बीच में मैं हमेशा लेके आता रहता हूं और आज भी उसी तरीके से नए प्रश्नों के साथ और नए नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में आया और कुछ नए तरीके से प्रयास किया है इसमें आपको समझाने का, पढ़ाने का और अच्छे तरीके से आप लोगों को आगे की ओर लेके चलने के लिए एक नए मोटिवेशन क्लासों के साथ उपस्थित हुए हैं दोस्तों। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगी, अच्छे से देखेंगे। तो अब इसमें जैसे आपका बताया जाएगा कि बीए थर्ड सेमेस्टर आपका गृह विज्ञान यानी होम साइंस का रहेगा। प्रश्न पत्र है उन्नत पोषण एवं मानव विकास। टाइम आप लोग को पता है पेपर का कि 2 घंटे का होता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मतलब आप लोग जानते हैं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार खंड आ में आपको सभी प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 50 शब्दों में देना है। पहले का फर्स्ट प्रश्न बताया गया है यहाँ पे कि कैलोरी की परिभाषा दीजिए। कैलोरी सबसे पहले अगर आप जानते हैं, अगर आपकी शारीरिक स्थिति सही है तो उसमें आपको ऊर्जा और उसके बाद कैलोरी की परम आवश्यकता होती है। कैलोरी का मतलब क्या होता है दोस्तों कि कैलोरी जब आप अस्वस्थ महसूस करते हैं तो वहाँ पे कैलोरी की जो कैलोरी की जो संख्या होती है वो घट जाती है, तभी आप अपने आप को वीक समझते हैं और अच्छे से आप लोग स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। तो इसी को हम कैलोरी के कुछ उपहास भी मानते हैं। जैसे मान लीजिए कैलोरी की यहाँ पे परिभाषा बताई जा रही है कि कैलोरी 1 किलोग्राम पानी का ताप, अगर 1 किलोग्राम पानी का ताप आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 किलोग्राम पानी का ताप का जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से उसका जो ऊष्मा की मात्रा को हम 1 कैलोरी कहते हैं। यानी कैलोरी को हम किलो कैलोरी भी कहते हैं। तथा इसे हम सी से यानी कि सी से और KCl से दोनों से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी सी से भी हम कर सकते हैं सेल्सियस से, या फिर हम KCAL से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को कैलोरी की परिभाषा समझ में आई होगी। तो कैलोरी का मतलब भी आप लोग को समझ में आया होगा, कैलोरी का मतलब क्या होता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास हम किसे कहते हैं, क्रियात्मक विकास के बारे में आप लोग को यहाँ पर पढ़ना होगा। अब क्रियात्मक विकास के बारे में दोस्तों आप लोग हर बार मैंने आपको अच्छे से तरीक़ों से मैंने बताने का प्रयास किया है। यहाँ पे क्रियात्मक विकास में आप लोग लिखेंगे कि क्रियात्मक विकास जो है वो यानी कि क्रियात्मक विकास को चालक विकास या गत्यात्मक विकास भी कहते हैं। यानी जो क्रियात्मक विकास है उसे हम चालक विकास कहते हैं, चलने वाला विकास, यानी कि डे बाय डे बढ़ने वाला विकास, या हम कहेंगे गत्यात्मक विकास, या हम उसे गत्यात्मक विकास कहेंगे। क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आपका आता है हाथ, पैर एवं शरीर के अन्य भागों की मांसपेशियों को समन्वय, गति एवं उनकी शक्ति निहित है। हरलाक महोदय जी के अनुसार बताया गया है क्रिया विकास का। हनी हरलाक महोदय जी ने क्या बताया है, उन्होंने अपनी परिभाषा दिया है कि क्रियात्मक विकास का तात्पर्य मांसपेशियों की उन गतिविधियों के नियंत्रण से है जो जन्म के समय तथा जन्म के बाद निरर्थक एवं अनिश्चित होती है। निरर्थक का मतलब होता है जो बिना कार्य के होती हैं, यानी कि जिससे हम कोई यूज ही ना ले पाएँ। तो इसी को हम कहते हैं दोस्तों क्रियात्मक विकास। तो इनके कहने हनी हरलाक महोदय जी के अनुसार ये जो परिभाषा बताई गई है वो कुछ इस तरीके से बताया है उन्होंने। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था किसे कहते हैं, पूर्व किशोरावस्था के बारे में बताइए। अब पूर्व किशोरावस्था कब आती है दोस्तों, तो सबसे पहले आप जानेंगे कि पूर्व किशोरावस्था आपका जो होता है वो 13 से 16 वर्ष की अवस्था को होती है। अगर आप
13 साल के बीच के और 16 साल के बीच में है, यानी कि मान लीजिए आप 15 या 16 के करीब में हैं या 14-15 के करीब के हैं, तो ये पूर्व किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। अब यही चीज़ें अगर हम बात करें लिखने वाले कैटेगरी में, तो लिखने वाले में आपको आता है कि 13 से 16 वर्ष की अवस्था पूर्व किशोरावस्था कहलाती है और इस अवस्था में काफ़ी शारीरिक परिवर्तन होते हैं। यह समस्या बाहुल्य अवस्था होती है क्योंकि शारीरिक परिवर्तन के कारण समायोजन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जो शारीरिक परिवर्तन होती है तो इसकी जो समायोजन संबंधी क्रियाएं हैं वो समस्याएं इनमें उत्पन्न होती हैं। मान लीजिए आप कभी अपने आप को वीकनेस महसूस करते हैं, कभी कभी आप सोचते हैं कि मैं अपने आप को कमज़ोर होने लगते हैं, आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें थकान सी महसूस होती है, तो यही सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे स्टार्ट होने लगती हैं। अब आता है आपका संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में आता है कि संज्ञानात्मक विकास तंत्रिका विज्ञान तथा मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है जिसमें बच्चों द्वारा सूचना प्रसंसारण, भाषा सीखने तथा मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, तो इसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। संज्ञान मतलब होता है कि किसी बात को हम सीखें, यानी संज्ञान मिले। संज्ञान का मतलब होता है कि अंदरूनी भाग को हम समझें, किसी बात को हम गहराइयों के बाद में समझें, वो हमेशा हमें क्या होती है, याद रहती है। फिर आता है 5 नंबर क्वेश्चन, प्रौढ़ावस्था में पोषण। प्रौढ़ावस्था में किस तरीके से पोषण आप दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यही बताई गई है कि प्रौढ़ावस्था, यानी कि अभी तक हमने आपको पूर्व बाल्यावस्था में बताया था, अब आता है आपका प्रौढ़ावस्था की समस्याएं, यानी कि प्रौढ़ावस्था में किस तरीके का आप पोषण कर सकते हैं। प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति अपना जो स्वतंत्र जीवन है वो शुरू कर लेता है, जो स्वतंत्र जीवन होता है उसे वो शुरू करता है प्रौढ़ावस्था में, और वह अपनी गृहस्थी एवं बच्चों के पालन पोषण की चिंता करता है और उसे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना। कभी कभी आर्थिक कठिनाई भी इस समय अधिक होती है, अतः अपने भोजन में कमी करके जैसे तैसे अपनी आय में संतुलन रखते हैं, जिससे वे अपने स्वास्थ्य भी खो बैठते हैं। चिकित्सक व दवाई पर व्यय करने लगते हैं। यदि उन्हें अपने स्वस्थ व संतुलित आहार का महत्व का ज्ञान हो जाए, जिससे वे सस्ते खाद्य पदार्थ द्वारा आहार को संतुलित बना सकें, तो उनका जीवन अधिक सुखी, सहज एवं संपन्न हो सकेगा। प्रौढ़ावस्था में यदि वृद्धि का कार्य नहीं रहता है कि टूटे फूटे कोषों की मरम्मत के लिए निर्माणात्मक एवं सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता रहती है। प्रत्येक व्यक्ति की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं में भिन्नता पाई जाती है, अतः प्रौढ़ावस्था में पोषण एवं आहार की जरूरत व्यक्ति की कार्य स्थिति, लिंग भेदभाव, रहन सहन, मौसम एवं जलवायु आदि पर निर्भर करती है। तो ये प्रौढ़ावस्था का पोषण के बारे में था। फिर आता है आपका संवेगात्मक विकास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास किसे कहते हैं दोस्तों। संवेगात्मक विकास में दोस्तों इस तरीके से है कि जब नवजात शिशु संसार में असहाय एवं शक्तिहीन प्राणी के रूप में जन्म लेता है, उसकी अपनी सभी आवश्यकताओं को संतुष्टि हेतु अपने माता पिता पर निर्भर रहना पड़ता है। इस अवस्था में भी बालकों के अंदर कुछ संवेगों का प्रादुर्भाव हो जाता है, जैसे क्रोध हो जाता है, भय हो जाता है और प्रेम आती है। शैशवावस्था में बालक अपनी ईर्ष्या की भावना को रोकर हाथ पैर पटककर, बाल खींचकर तथा कपड़े फाड़कर जमीन पर लौटकर प्रदर्शित करता है। लेकिन यही अगर बाल्यावस्था में वह बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करके अथवा रोकर इसको व्यक्त करता है, अथवा किशोरावस्था में ईर्ष्या की भावना कभी कभी प्रतिशोध में बदल जाती है। और मैकडूल स्टाउट महोदय जी के अनुसार बताया गया है कि अन्य वैज्ञानिकों का कथन है कि संवेग में क्रियात्मक वृत्ति रहती है। भाव जब संवेग का रूप धारण कर लेते हैं तो उनका वेग व्यक्तियों की क्रियाओं में अभिव्यक्ति होने लगता है। तो ये संवेगात्मक विकास है। 8 नंबर है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं क्या है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया की विशेषताएं में लिखेंगे आप लोग कि व्यक्ति की सभी संज्ञानात्मक प्रक्रिया हमेशा व्यक्तिगत होती है। व्यक्ति के विचारों को किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करते समय प्रत्यक्ष रूप से जाना नहीं जा सकता है। किसी भी व्यक्ति की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संबंध में हम तभी जान सकते हैं जब वह बोलकर, लिखकर या कार्य संपादित कर हमारा ध्यान अपनी ओर खींचता है। हम स्वयं अपने ही विचारों को सीधे नहीं जान पाते हैं और हम उसी प्रकार जानते हैं जिस प्रकार उनके संबंध में
अन्य व्यक्तियों की जानकारी होती है। संज्ञान के अंतर्गत यानी कि जो संज्ञान होता है उसके अंतर्गत अनेक मानसिक प्रक्रिया जो हैं वो प्रक्रियाएं निहित हैं। जैसे आपका आ जाता है स्मृति, स्मृति का भी होता है कल्पना करना, प्रत्यक्षीकरण करना, तर्क करना, किसी बात का चिंतन करना। तो ये सारे संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं आपके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8th नंबर, भाषा एवं वाणी। भाषा एवं वाणी में दोस्तों लिखेंगे आप लोग कि भाषा एक संप्रेषण एक लोकप्रिय माध्यम है। भाषा के माध्यम से ही विचारों को व्यक्त किया जाता है। बालक का सामाजिक विकास भाषा पर ही आधारित होता है। भाषा ही बालकों की ज्ञान वृद्धि करती है। यह विकासात्मक क्रियाओं के लिए भी आवश्यक मानी जाती है। इसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं तथा इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। जैसे भाषा से हम लोग किसी को हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं और भाषा से ही हम एक दूसरे को हम क्या करते हैं, एक दूसरे को हम प्रभावित करते हैं। उसके बाद फिर आता है वाणी। वाणी के अंतर्गत वाणी एक प्रकार की भाषा ही है। जो वाणी है हमारी वो एक प्रकार का भाषा है जिसमें हम ध्वनि अथवा शब्दों के माध्यम से अर्थ स्पष्ट करते हैं। बालक द्वारा उच्चारित हर ध्वनि वाणी के अंतर्गत नहीं आता है जब तक वह स्नायु पेशीय तंत्र का नियंत्रण विकसित नहीं करता है, जिससे कि स्पष्ट एवं नियंत्रित ध्वनि उत्पन्न हो सके। उसके शाब्दिक उच्चारण केवल ध्वनि मात्र रहते हैं जिन्हें हम वाणी नहीं कहा सकता। जिन शब्दों का उच्चारण बालक करता है उसका आशय उसे ज्ञात होना चाहिए तथा जिन वस्तुओं हेतु शब्दों का उच्चारण किया गया है उनसे संबंध स्थापित करने की योग्यता होनी चाहिए। तो ये होता है वाणी। वाणी आप लोगों का आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जो भाषा है वो पहले से ही निर्धारित होती है, यानी कि उसमें एक मूल तथ्य छिपा होता है और वाणी में आपके अंतर्गत होता है कि आप कहने के बाद उसका अर्थ क्या निकलता है, तो ये वाणी के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की विकास से आप क्या समझते हैं। विकास के बारे में बताइए। विकास का मतलब होता है दोस्तों कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक अविराम गति से चलती रहती है। हरलाख महोदय जी के अनुसार बताया गया है विकास की परिभाषा में कि विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं होता है, इसका तात्पर्य व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन से है। व्यवस्थित का मतलब होता है जो आप व्यवस्था अपने लिए करते हैं, यानी कि व्यवस्थित होती हैं सारी जो योग्य पॉइंट होते हैं, योग्य आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, उसे आप समानुगत यानी कि एक समान अनुगत के अनुसार परिवर्तन होते हैं जो परिपक्वता के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होते हैं, इसे कहते हैं हम विकास की। अब मोनरो जी के अनुसार बताया गया है परिभाषा विकास की कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, जो विकास के नाम से जाना जाता है। यानी कि भ्रूण अवस्था का मतलब होता है, इन्होंने अभी यहाँ पे बताया था कि जो पूर्व अवस्था होता है, तो पूर्व अवस्था की पहली की अवस्था हमारा भ्रूण अवस्था होता है और भ्रूण अवस्था से लेके प्रौढ़ावस्था यानी कि एक छोटे बाल को यानी कि छोटे जीवन से लेकर के आप जब तक बूढ़े नहीं होते हैं उस समय तक की जो अवस्था होती है उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने विकास की परिभाषा ये बताई है। उसके बाद फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, क्रियात्मक विकास के प्रकार बताइए। अब आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा क्रियात्मक विकास के निम्नलिखित रूप से हैं। फर्स्ट नंबर में आएगा संवेगात्मक विकास। फर्स्ट नंबर आता है आपका संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक इसमें आपको 5 संवेदों को ज्ञान करना आवश्यक है। फर्स्ट नंबर में आपका आता है आँख, सेकंड नंबर होता है कान, थर्ड नंबर नाक, उसके फिर फोर्थ नंबर है जीभ तथा त्वचा का विकास। संवेगात्मक विकास में आपको 5 ज्ञानेंद्रियों को यहाँ पे जानना आवश्यक है। तो ये आपका होता है संवेगात्मक विकास। उसके बाद फिर सेकंड आपका इसी के जो सेकंड रूप है, ये भी हमने फर्स्ट रूप बताया, सेकंड रूप में है इसकी शारीरिक क्रियात्मक विकास। इसमें शारीरिक क्रियात्मक विकास में इसमें भी 2 भाग होते हैं, जिसमें बड़ी पेशियों का, जैसे बड़ी पेशियों का होता है बड़ी पेशियों का विकास में टांगों का हो गया, बाहों का, ये दोनों क्या होती हैं बड़ी पेशियों के से अकॉर्डिंग ये विकास होती हैं। फिर आता है छोटी पेशियों का विकास। छोटी पेशियों का विकास क्या होता है, जैसे आपका अंगुलियां हो गई, पैर की उंगली हो गई, उसके बाद में फिर आपका हाथ की उंगली हो गई, तो ये सारे अंगुलियों का विकास होता है। तो
आपका बड़ी पेशियों का हो गया और छोटी पेशियों का विकास। तो इसमें भी आपको जो किशोरावस्थी के इसमें जो बताया क्रियात्मक विकास के जो प्रकार हैं उसके में क्रियात्मक विकास के प्रकार के बारे में था। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। तो सेक्शन ए के सारे प्रश्न थे दोस्तों। सेक्शन बी की तरफ हम रुक करेंगे। सेक्शन ए के अकॉर्डिंग आपको 10 प्रश्न थे, 10 हमने आप सॉल्व करा दिया इसमें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और प्लस में बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। उसके बाद दोस्तों फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट खंडवा में हम उसमें चलेंगे। अब खंडवा में केवल आपको 4 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर 150 शब्दों में देना है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव विकास के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अब आता है मानव विकास के विषय क्षेत्र के बारे में। यहाँ पे लिखेंगे मानव विकास का विषय क्षेत्र का विस्तृत व्यापक। इसके अंतर्गत निम्नलिखित अध्ययन क्या आता है। फर्स्ट नंबर में आप लिखेंगे कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं, जो मानव विकास की अवस्थाएं हैं वो किस तरीके से जो इसमें है उसका अध्ययन होता है। जैसे मान लीजिए आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, बाल हो गए आपके, उसके बाद में फिर पैर की हड्डी हो गई, हम बाहों की हड्डी हो गई, आपकी अंगुलियां हो गई, ये सारी चीज़ें आपके मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं की बात आ गई यहाँ पे। सेकेंड नंबर आता है दोस्तों मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, यानी कि पहलुओं का अध्ययन मतलब होता है किस अवस्था से वो गुजर रहे हैं। मानव विकास को प्रभावित करने वाले, थर्ड नंबर है कि मानव विकास को प्रभावित करने वाले तथ्यों का अध्ययन, यानी कि जो उनके तथ्य हैं, यानी कि उनसे कब कब प्रभावित होते हैं और किसके अकॉर्डिंग वो प्रभावित होते हैं। तो ये वहाँ पे आपको निर्धारित करती है, मानी कि मानव विकास को प्रभावित करने वाले तथ्यों का अध्ययन, उनके जो मुख्य तथ्य हैं उसके बारे में। फोर्थ नंबर आता है दोस्तों आपका कि मानव की विभिन्न असमानताओं का अध्ययन, यानी कि जो मानव की विभिन्न असामान्यताएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है इसमें। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका, नेक्स्ट टॉपिक है 5 नंबर। इसमें आएगा दोस्तों आपका कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मूल सिद्धांतों, यानी कि जो मानसिक स्वास्थ्य हैं उनके सिद्धांतों का यहाँ पे उल्लेख करना होता है, यानी कि सिद्धांतों का अध्ययन करना होता है। 6 नंबर है दोस्तों आपका कि मानव की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, कि जो मानव की व्यक्तिगतता है उसकी भिन्नता क्या होती है उसका यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। 7 नंबर है दोस्तों कि मानव की को व्यक्तित्व का मूल्यांकन, कि मानव के जो व्यक्तित्व है उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य बाल्यावस्था की विशेषताएं बताइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आता है आपका यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन कि मध्य बाल्यावस्था की विशेषताएं। हेडिंग डालेंगे यहाँ पे मध्य बाल्यावस्था की अवस्थाएं, बाल्यावस्था की अवस्थाएं। उसके बाद फिर आता है इसमें लिखेंगे फर्स्ट नंबर में आएगा कि यह अवधि जो है वो 6 से 12 वर्ष की आयु तक फैली हुई है, जो मध्य बाल्यावस्था की अवस्थाएं होती हैं। सेकेंड नंबर है दोस्तों कि इस आयु के बच्चे विभिन्न प्रकार के कार्यों में तार्किक सोच, तर्क और समस्या को सुलझाने में सक्षम होते हैं। थर्ड नंबर है कि ठोस व वास्तविक दुनिया की घटनाओं और अनुभवों के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता इस अवस्था की पहचान है। फोर्थ नंबर है दोस्तों इसमें आपका कि मध्य बाल्यावस्था के दौरान शारीरिक विकास, यानी कि बचपनावस्था जिसे कहते हैं, या किशोरावस्था की तुलना में कम नाटकीय होते हैं। 5 नंबर इसमें बताया इस अवस्था में बच्चों में पारस्परिक और सामाजिक संबंधों को समझने की क्षमता विकसित होने लगती है। तो ये आती है मध्य बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं उसको यहाँ पे, यानी कि किस किस तरीके से इनकी जो अवस्थाएं हैं, यानी कि इनकी जो अवस्थाएं हैं, यानी कि इनकी विशेषताएं हैं उसके बारे में। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका। थर्ड नंबर है इसमें, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि नैतिकता के निर्धारक तत्वों को बताइए, यानी कि नैतिकता के जो निर्धारक तत्व हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। अब इसमें आता है नैतिकता के निर्धारक तत्वों को बताइए। अब इसमें लिखेंगे किसी भी व्यक्ति को नैतिकता का निर्धारण 2 बातों से हम कर सकते हैं। वो कौन कौन सी है 2 बातें? 2 बातें से हम कौन कौन से? फर्स्ट नंबर तो आपका आता है दोस्तों, फर्स्ट नंबर है बौद्धिक पक्ष, यानी कि हम बौद्धिक रूप से कर सकते हैं, बौद्धिक सिस्टम से हम कर सकते हैं। और सेकंड नंबर है आपका भावात्मक पक्ष, यानी कि उसके हम भाव से प्रत्यक्ष करेंगे। अब बौद्धिक पक्ष में लिखेंगे आप लोग कि बौद्धिक पक्ष से अभिप्राय है व्यक्ति को अनुचित और उचित
यानी उचित अनुचित और सही गलत का ज्ञान हो, यानी कि बौद्धिक पक्ष में उसे क्या होना चाहिए, उचित अनुचित होना चाहिए और सही गलत का ज्ञान होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति यही नहीं जानता कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं, तब वह जो स्वयं उचित समझता है करता है। ऐसे में कभी कभी अनैतिक कार्यों की ओर भी अग्रसर होता है। सेकेंड नंबर है दोस्तों आपका कि भावात्मक पक्ष। अब भावात्मक पक्ष में क्या आता है, इसमें भावात्मक पक्ष में उचित तथा अनुचित का ज्ञान होना ही काफ़ी नहीं है। इसमें व्यक्ति स्वयं अपने मन में यह भाव उत्पन्न करे कि वह सदैव सही करेगा और कार्यों को से दूर रहेगा। जैसे व्यक्ति यह जानता है कि झूठ बोलना गलत है, किंतु फिर भी वह स्वार्थवश झूठ बोलता है, तो यह उसकी नैतिकता नहीं कहलाएगी। अतः नैतिकता के अंतर्गत सही व गलत को जानना तथा जीवन में उसका अनुपालन करना दोनों ही क्रियाएं आती हैं। तो फर्स्ट नंबर आपका बौद्धिक हो गया और सेकंड नंबर आपका भावात्मक पक्ष आ जाता है। तो ये दोनों आपके नैतिकता के निर्धारक के तत्व होते हैं। उसके बाद फिर आता है 5 नंबर, यानी कि पौष्टिक तत्व से क्या तात्पर्य है। उसके बाद फिर आता है पौष्टिक तत्व। पौष्टिक तत्व में आप लिखेंगे कि भोजन के अंदर विद्यमान वे समस्त पौष्टिक तत्व जो शरीर निर्माण, ऊर्जा उत्पादन तथा शरीर की रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हों, पोषक तत्व कहलाते हैं। भोजन के अंदर पाए जाने वाले इन समस्त पोषक तत्वों को 6 समूहों में व्यक्त किया जाता है। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर तो आपका प्रोटीन तथा अमीनो एसिड होता है। सेकेंड नंबर है श्वेतसार। श्वेतसार का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। थर्ड नंबर आता है आपका वसा तथा वसीय अम्ल। 5 नंबर में आता है विटामिन्स की आवश्यकता होती है। और 6 नंबर आपका होता है जल, जो भी जल आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि 70% में आपका 30% आपके शरीर में जल निर्धारित होना चाहिए। ये समस्त पोषक तत्व स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, यह एक दूसरे के सम्मिलित प्रयोग से करते हैं। विभिन्न भोज्य पदार्थों में पोषक तत्वों की मात्रा भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। कुछ भोज्य पदार्थ एक विशेष तत्व के उत्तम स्रोत होते हैं, तो कुछ में इन तत्वों की कमी पाई जाती है। ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर में ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों के माध्यम से पहुंचता है। जैसे हमारे भोजन में दूध होना चाहिए, दूध से बने पदार्थ जैसे दही, पनीर, मक्खन आदि विभिन्न प्रकार के अनाज, फल, साग सब्जियां, मछली, अंडा आदि का प्रयोग किया जाता है। और ये समस्त पदार्थ शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को जुटाने का कार्य करते हैं। ये पोषक तत्व आपस में मिलकर अनेक रासायनिक क्रियाएं करके विभिन्न प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं। भोजन में पोषक तत्वों का संतुलन समावेश शरीर की वृद्धि, विकास एवं कार्यशीलता को नियंत्रण करता है। साथ ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास करता है। इन पौष्टिक तत्वों का भोजन विशिष्ट अवयव के नाम से भी पुकारा जाता है और यह एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा एक अन्य पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, वह तत्व है क्या? सेल्यूलोज, जिसे कहते हैं हम रफेज। इसका हमारे शरीर में कोई पोषक मूल्य नहीं है, फिर भी यह शरीर में मल को गति प्रदान करता है तथा आंतों में कर्मांकुचन की गति को सामान्य बनाए रखता है। और यह पौष्टिक तत्व जैसे सब्जियों एवं फलों के छिलके, साबुत दालों तथा अनाजों के ऊपरी परत व चोकर आदि से प्राप्त होते हैं। जानवरों के इस तत्व का पृथक ही पौष्टिक महत्व है, क्योंकि उनके शरीर में इसे पचाने वाला एंजाइम उपस्थित होता है, अर्थात जानवरों का मुख्य भोजन ही रफेज होता है। क्या होता है इनका भी क्या होता है? रफेज भोजन होता है। तो ये होता है आपका पौष्टिक तत्व के बारे में। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था की समस्याएं। इसमें आएगा कि किशोरों में तीव्र गति से शारीरिक परिवर्तन होता है। माता पिता तथा समाज के अन्य वयस्कों की अपेक्षाएं बदल जाती हैं। इससे किशोर भ्रमित हो जाते हैं। समुचित वातावरण न मिलने से उनके व्यवहार में विकार आ जाते हैं तथा वे समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं। किशोरावस्था के प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर आता है आपका दोस्तों भोजन संबंधी परेशानी।
ये भोजन संबंधी परेशानी में क्या आता है कि किशोर अपने आप को अकेला एवं उपेक्षित समझने लगता है तथा दूसरे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अत्यधिक मात्रा में खाने लगता है और मोटा होने लगता है। डांटे जाने पर तनाव की स्थिति में आ जाते हैं। फिर आता है सेकंड नंबर दोस्तों। सेकंड नंबर होता है व्यक्तिगत समस्याएं। किशोर किशोरियों में अपने रंग यानी मोटापा, रूप, कद, नाक, कपड़े इत्यादि को लेकर नाना प्रकार के नकारात्मक भाव पाए जाते हैं, जिससे वे चिंतित हो जाते हैं। फिर है थर्ड नंबर। इसमें आता है आत्मघाती प्रवृत्तियाँ। कई किशोरों सामाजिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है। वे अपने हम उम्रों से दोस्ती करने में अक्षम होते हैं। ऐसी स्थिति में वे स्वयं को उपेक्षित व अकेला समझते हैं और सोचते हैं कि इन्हें प्यार नहीं करता है, यानी कि उन्हें कोई प्यार नहीं करता है तथा वे अवसाद एवं नकारात्मक सोच की स्थिति में आत्मघात कर बैठते हैं। फिर आता है फोर्थ नंबर है सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याएं में आता है दोस्तों कि किशोर पारिवारिक व सामाजिक उत्सवों में भाग लेना पसंद नहीं करते हैं। वे विपरीत लिंगी लोगों के साथ रहने में हिचकते हैं कि उनका कोई मजाक ना उड़ाए। फिर आता है शारीरिक समस्याएं 5 नंबर। शारीरिक समस्याएं में क्या आता है दोस्तों कि किशोरावस्था में तीव्र गति से शारीरिक परिवर्तन होता है और किशोरियां अपने शरीर के साथ सामंजस्य बैठाने में असमर्थ रहती हैं। वे अपनी समस्या बताने में हिचकिचाती हैं। शारीरिक परिवर्तनों से वे कई बार शर्म महसूस करती हैं तथा उन्हें छिपाने का अधिक से अधिक प्रयास करती हैं। धार्मिक रीति रिवाज और अंधविश्वास लड़कियों के लिए यौनारंभ के समय, विशेष मासिक धर्म के समय गलत व्यवहार प्रस्तावित करते हैं, जिससे लड़कियों में बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। अतः बच्चों को उपयुक्त ज्ञान प्रदान करना चाहिए तथा उनमें होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का स्वाभाविक बताकर उन्हें चिंता मुक्त करना चाहिए। तो ये होता है दोस्तों क्रियात्मक विकास के यानी कि किशोरावस्था की निम्नलिखित समस्याएं। उसके बाद फिर आता है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट खंड है खंड 7 नंबर। इसमें केवल 2 प्रश्न करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है वो आपको 4 शब्दों में देना होता है। 7 नंबर प्रश्न है आपका कि पूरक आहार क्या होता है, पूरक आहार देने की विधि बताइए। 8 नंबर है दोस्तों मध्य बाल्यावस्था क्या है, मध्य बाल्यावस्था की विशेषताएं बताइए। फिर आता है 9th नंबर यानी कि क्रियात्मक विकास के क्षेत्र बताइए। फिर आता है 10th नंबर क्वेश्चन दोस्तों विकास यानी कि भाषा विकास से आप क्या समझते हैं, भाषा विकास की अवस्थाएं बताइए। तो दोस्तों खंड सा के हम आपको 2-2 प्रश्न करके अलग से वीडियो बना देंगे या एक प्रश्न ही आपको बता देंगे, तो आपको पढ़ने में, समझने में और अच्छे से आपको टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। तो ये दोनों प्रश्न हम आपको ये 4 प्रश्न हैं, ये 2-2 प्रश्न करके या सिंगल प्रश्न करके जैसे देखेंगे आपका कि आपका प्रश्न क्या है, कितने बड़े में होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे निर्धारित करके अच्छे से बता देंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और दोस्तों अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सके, वहाँ से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप इसका अगर आप वीडियो टेलीग्राम से पढ़ना है तो टेलीग्राम पे भी अपडेट हो चुका है। दोस्तों जैसे भी पढ़ना आप चाहेंगे, पढ़ने के लिए आपको सारे टॉपिक्स मिलते रहेंगे यूट्यूब से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, जहाँ से पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो तक आप तक इंतजार करिए। धन्यवाद दोस्तों।